बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे की पूरी टीम और सिद्दीक सरवर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम और ईद मुबारक। माशाल्लाह से जिस तरह से रमज़ान बड़े अच्छे तरीके से गुजरा और रमज़ान में हमने देखा कि सियासी मैदानों में बहुत गहमा गहमी रही। किसी सियासतदान को ये ख्याल नहीं आया कि हमारी जो आवाम है किस तरह से इस रोज़े के रमज़ान के महीने में रोज़े रख रहे हैं और किस तरह से इफ्तार करेंगे, उसके ऊपर किसी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। हाँ, ये एक्शन ज़रूर नज़र आए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा, इलेक्शन होंगे तो कौन सी दूध की और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। इसके ऊपर अपनी ज़ाती लड़ाइयों के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी ली। पता नहीं वो कौन सा शैतान था जो रमज़ान में बंद रहा और अब खुल चुका है। लेकिन रमज़ान में जिस तरह से हमने सियासी मैदानों में लड़ाइयाँ और सियासी मैदानों में चपकलश देखी, वो कहीं भी किसी भी जगह पे ऐसा नज़र नहीं आता कि शैतान की बंदिश की वजह से ऐसा महसूस हो रहा था। आज इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को क्यों नहीं माना जा रहा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और उसके ऊपर डिले क्यों किया जा रहा है। इलेक्शन अगर पाकिस्तान की इस वक्त तकदीर बदल सकते हैं, या जो भी पार्टी मेजॉरिटी लेके इस पार्लियामान में आएगी वो अवाम के लिए कुछ कर सकेगी, या क्या गरीब आदमी आटे की लाइन में लगने के बाद अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ये कब तक पाकिस्तान में चलेगा। IMF के ऊपर नज़रें हम जब जमा के बैठे हुए हैं, वो कब तक चलेंगी। हम $1 अरब के लिए अपनी इज्जत नफ्स का सौदा कब तक करते रहेंगे। क्या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बंदा किसी भी पार्टी के साथ या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करने का मिजाज होता है, या जिसके बारे में अगली वाली पार्टी को ये पता ही ना हो कि जिसके साथ हम कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं वो कितने दिन तक गवर्नमेंट में है या कितने दिन तक हमारी उसके साथ कोई बातचीत हो सकती है। आज इसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियो में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब इसरार अहमद अब्बासी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसरार साहब कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से आपको भी ईद मुबारक। माशाल्लाह से रमज़ान कैसा गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा गुजरा रमज़ान। जी इसरार साहब, जिस तरह से हमने देखा कि पूरा रमज़ान आटे की लाइनों में लोग लग के अपनी जानों की बाजियां तक हार गए, लेकिन जो सियासतदान या मैं वो हुक्मरान जिनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी, आप क्या समझते हैं कि सियासतदानों का या आज की हुकूमत जो गवर्नमेंट में जो भी, मैं अपोजिशन की बात नहीं कर रहा या कोई इमरान खान इस वक्त दूध के धुले हुए नहीं है, तमाम सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, गरीब आवाम की लिए किसी ने कोई बात नहीं की। आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया सदीक भाई। ईद की मुबारकबाद आपको भी और आपकी पूरी टीम को और आपके तवज्जुह से आपके देखने वालों को भी। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये रमज़ान शायद हमने भी अपनी सारी ज़िंदगी देखी है और अच्छे बुरा दौर देखा है, लेकिन ये बहुत तल्ख़ और बहुत तकलीफ़ दे रमज़ान गुजरा है। और शायद अपर क्लास वालों के लिए इतना तकलीफ़ दे गुजरा है, जो लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास थी उनका क्या हाल हुआ होगा ये मुझे नहीं अंदाज़ा। कुछ लोग हमारी हुकूमत के दौरान जो हमने गरीबों के लिए कुछ इक़दामात किए कि जी लंगर खाने खोले और पनाहगाहें बनाई, उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन इस दफ़ा आपने देखा कि आटे की लाइनों में जो शहादतें, मैं उनको शहादतें कहूँगा कि वो बच्चे और औरतें शहीद हुए, उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं गई। हुक्मरानों की अय्याशी तो उनको नज़र आ रही है, लेकिन जो रोटी के लिए या आटे के हसूल के लिए, और आटे की कीमत दिन ब दिन जिस तेज़ी से बढ़ती जा रही है, एक साल के अंदर आपकी मईशत का जो बुरा हाल हुआ या जो कुछ हुआ, वो शायद कुछ एलीट क्लास को तो फ़ायदा उसका हुआ होगा, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान हुआ। ये PDM की गवर्नमेंट जो महंगाई का इशू लेके इन्होंने लॉन्ग मार्चेस किए इमरान खान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और सारा कुछ किया, तो जब ये पावर में आया तो उस एक साल में इन्होंने अवाम का भरकस निकाल दिया। जो जो चीज़ें हमारे दौर में किस प्राइस पे थी, वो एक साल में कहाँ पहुँच गई, डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और उस सारी चीज़ों का जो असर है, फैक्ट है, वो आम आवाम तक गया। हुक्मरानों को तो ये रिलीफ मिला कि उनके केसेस ख़त्म हो गए, जो फर्द जुर्म आयद हो के वो में आने का जो बेसिक मकसद है शायद वो आप समझते हैं हल हो गया। एग्जैक्टली उनका बेसिक मकसद तो ये था ना कि अगर वो ऐवान इक़्तिदार में ना होते तो जेल के पीछे होते। फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन उनको हल्फ उठाना पड़ गया। तो द इशू इज़ दिस कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या थी। उनकी प्रायोरिटीज़ अपने केसेस माफ़ कराना था। उनकी प्रायोरिटीज़ अवाम की को महंगाई से बचाना नहीं था। महंगाई से या इमरान खान की ऐसी पॉलिसीज़ थी कि जिससे उनको बचाना था और बेहतरीन रिलीफ देना था। और एक तजर्बेकार टीम, इमरान खान तो एक ना तजर्बेकार हुक्मरान था, उसको पता ही कुछ नहीं था। तो ये जो तजर्बेकार टीम, वो बड़ी दो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पिछले तकरीबन 30-35 साल से इस मुल्क पे हुक्मरानी का एक्सपीरियंस रखती हैं, उन लोगों ने जो एक साल में अवाम का भरकस निकाला है,
मैं समझता हूँ ये बहुत तकलीफ दे रमज़ान गुजरा है। तो आप इस तरह साहब क्या समझते हैं कि आईएमएफ के पीछे जो हम भाग रहे हैं, आईएमएफ के साथ हमारा कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो है वो फाइनलाइज नहीं होके दे रहा, तो जब अगर फाइनलाइज होगा तो ये जो शर्तें हैं वो ऑलरेडी हमने काफ़ी सारी मान ली हैं, जिसकी बेस के ऊपर हमने पेट्रोल की प्राइसेस और सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी, इसी वजह से ये इन्फ्लेशन रेट भी जो है ना इतना बढ़ के आ गया। तो ये अगर $1 अरब हमें मिल भी जाते हैं, तो क्या $1 अरब तो हमारे, मेरे ख्याल 1 महीने का जो हमारा इंपोर्ट का बिल है वो $3.5 से $4 अरब है, तो $1 अरब से होगा क्या? देखिए असल में अल्लाह ताला जो है ना आपकी जो बातें हैं वो आपके मुंह पे मारता है बाज़ औक़ात। जब इमरान खान आईएमएफ के पास गए थे तो इन्हीं दोनों बड़ी पार्टीज़ ने कहा था कि जी मुल्क को आईएमएफ के पास गिरवी रख दिया, और आज ये मिन्नतें कर रहे हैं कि आईएमएफ उस प्रोग्राम को ले आए। कभी ये कहते हैं कि जी इमरान खान ने बड़े गलत मुआहदे किए थे आईएमएफ से, ठीक है, तो फिर इमरान खान के मुआहदों को आप कंटिन्यू करने की एप्लीकेशंस क्यों लेके जा रहे हैं और वो एक्सेप्ट भी नहीं की जा रही? तो आप अवाम के सामने एक्सपोज हो रहे हैं कि अगर इमरान खान के मुआहदे गलत थे तो आप बेहतर मुआहदे कर लेते। आप तो इमरान शायद इस वजह से उस पर नुक्ताचीनी की जा रही थी कि इमरान खान ने ये कहा था कि मैं खुदकशी कर लूंगा जब मुझे आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। वो उसके बाद देखिए वो तो प्रायोरिटी, ये जिस सिचुएशन में आज हम हैं, हम उस वक्त इससे बुरी पोजीशन में थे और हम कोशिश कर रहे थे कि हमें ना जाना पड़े, और हमने दोस्त ममालिक से कोशिश करके लिया, लेकिन आईएमएफ के पास जाने के बाद भी हमने देखिए अवाम को जिस हद तक हम रिलीफ अपनी गवर्नमेंट में दे सकते थे, मौजूदा गवर्नमेंट वो नहीं दे सकी, और जिन शराइत के ऊपर अब ये निगोसिएशन कर रहे हैं वो इंतहाई तबाहकुन है। और ये जो इन्फ्लेशन आप जिक्र कर रहे हैं, ये इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, शायद गरीब आदमी तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखना 21% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन तो उसी वजह से होगा ना। तो सर आप जब आपकी निगोसिएशन ही ऐसी हो रही है कि आप कहते हैं बाय हेड और बाय क्रोक हमें ये पैसे चाहिए, अदरवाइज हम सरवाइव नहीं कर सकते, तो फिर आप अपने अखराजात कम करने के बजाय आप अपनी अयाशियाँ बढ़ा रहे हैं। तो फिर आप, और ये $1 अरब की बात करें, $22 अरब थे रिजर्व्स जब हमारी गवर्नमेंट अप्रैल 2022 में ख़त्म हुई, तो एक साल में $22 अरब का इन्होंने क्या किया जो $1 अरब से अभी ये चला लेंगे। देखिए ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स होती हैं, वो उस सूरत में होती हैं कि जब आपको पता हो कि आपने कैसी चीज़, जैसे कुर्बानी के लिए है कि जी कुर्बानी के वक्त आप उधार लेकर कुर्बानी कर सकते हैं कि आपको ये तवक्को कि मुझे पैसे मिलने, तो कुर्बानी तो 1 साल बाद आएगी, लेकिन आप इस नीयत से उधार लेके कर ले कि यार देने ही नहीं है। तो ये आईएमएफ की बेसिकली ये होता है कि आप अपनी जो अखराजात है उनमें कमी लाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, तो उसके लिए आपको मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करें। मैं नतीजा कर रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि आप ट्रेड डेफिसिट से इस वक्त ज्यादा मसला ट्रस्ट डेफिसिट का है। एग्जैक्टली, ट्रस्ट डेफिसिट। देखिए आपने अपने इंट्रो में बड़ी खूबसूरत बात की सिद्दीक भाई कि कोई भी मालियाती इदारा या कोई भी दोस्त मुल्क आपकी गवर्नमेंट से क्यों बात करे, जब उनको ये यकीन नहीं है कि सुबह आपकी गवर्नमेंट होनी है या नहीं होनी है। हम फ्रेश इलेक्शन की क्यों डिमांड कर रहे हैं कि देखिए पाकिस्तानी अवाम ने 2018 के इलेक्शन में इमरान खान को वोट दिया, जिसको ये 3.5-4 साल तक कहते रहे कि ये सिलेक्टेड है। अवाम ने आज इमरान खान के हक में निकल के बता दिया कि वो अवाम के वोटों से आया हुआ था। उस इमरान खान के वोट को हटा के आपने जिस तरीके से इस गवर्नमेंट को इम्पोज किया, और उसकी कोई लेजिटिमेसी, या तो आप अवाम को रिलीफ दे देते, कहते थे कि इमरान खान ने गलत काम किया है तो हम ठीक कर रहे हैं और हम ठीक कर देंगे, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि आज आपका ट्रस्ट डेफिसिट अवाम में अंदर भी है। आज सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन से क्यों भाग रही, क्यों उन्हें खौफ है? अच्छा नहीं, इलेक्शन की जहां बात करते हैं, देखिए गवर्नमेंट पीटीआई की पंजाब में भी थी, केपीके में भी थी, आप लोगों ने खुद असेंबलियां तोड़ी, असेंबलियां तोड़ने के बाद फिर इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, तो असेंबलियां क्यों तोड़ी? गवर्नमेंट तो आप लोगों की थी, इसलिए या तो ये होती ना कि वफाक के साथ भी इलेक्शन होते, पूरे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन होते हैं, बाकी की सूबाई असेंबलियों में भी, कौमी असेंबली में भी। जब वो नहीं हो रहे, सिर्फ केपी की और पंजाब असेंबली में इलेक्शन होंगे, तो वो तो ऑलरेडी आपके पास थी, तो फिर क्या मकसद है ये पैसा खर्च करने का? देखिए सिद्दीक भाई, हम थोड़ा सा मैं आपको याद करा दूं इन हुकूमती नुमाइंदों की बातें। ये कहते थे इमरान खान इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं तो 2 सूबों या में आपकी असम्बलियाँ वो डिसॉल्व करें, इलेक्शन हो जाएंगे। सारे वज़रा कहते थे ना, इनकी सारी सो कॉल्ड कैबिनेट के चाल थी उनकी ना कि इन असेंबलियों से हाथ धो बैठे। बात चाल की नहीं है। देखिए मैं आपको थोड़ी सी 2-3 चीज़ों के अंदर आपका टाइम लूँगा। पंजाब की गवर्नमेंट थी, सीएम को एतमाद में लिए बगैर आप सीसीपीओ का तबादला कर रहे हैं, वफाकी गवर्नमेंट।
आप इंटरवीन कर रहे हैं। जब आपकी सूबाई गवर्नमेंट्स को उस तरह काम नहीं करने दिया जाता तो उसके बाद आपके पास अवाम के पास जाने के अलावा कौन सा रास्ता? हम किस तरह अपना हुकूमत की प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं और लेकिन आवाम ये से तो कहते हैं 3.5 साल सिंध गवर्नमेंट के साथ भी यही तो था ना। नहीं आप नहीं नहीं, वफाक में थे, सिंध गवर्नमेंट भी तो आप कोलैबोरेशन में नहीं थी, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी। कोलैबोरेशन एक अलग चीज थी, लेकिन हमने इंटरवीन उनके साथ किसी तरीके से नहीं किया जिस तरह से पंजाब में इंटरवीन किया जा रहा था। इस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर्स को, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर प्रेशर था, आईजी को चेंज कर दिया जाता था, सीसीपीओ को चेंज। हमने तो पूरे अपने टेन्योर में सिंध गवर्नमेंट के साथ इदारे हैं, वफाक तो उसमें कर सकता है ना, नहीं वफाक कर के सकता इदारे ना हैं। विद द कंसल्ट। देखिए आइन कहता है विद द कंसल्ट लेना कंसल्टेशन, विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर कैसे वफाक इंटरवीन कर सकता है? हमने कभी 3.5 साल में सिंध में कोई इंटरवीन की हो तो आप बता दीजिए हमें। तो ये सारी चीजें थी कि हमारे पास दो चॉइसेस थी, या तो हम अवाम के ऊपर ट्रस्ट करते और एक डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा जब चाहती है कि अवाम का फ्रेश मैंडेट लेने के लिए वो अवाम में जाती है, और हमने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का किया इस्तेमाल कि हम अवाम की अदालत में गए, या तो हम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हुकूमत की इंजॉय करते रहते, मजे से 2 सूबों में हुकूमत करते अब रहते। जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि नहीं जी इलेक्शन 14 मई को ही होंगे, तो आप क्या समझते हैं ये हो जाएंगे इलेक्शन? और अगर इलेक्शन हो जाते हैं, सपोज मैं कहता हूँ जी सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी है, उसने डिसीजन दे दिया, जिस तरह स्टेट बैंक को फंड्स देने के लिए भी कह दिया, वो एक दूसरी बहस है कि फंड्स कहाँ से आएंगे, वो पैसा किसका पड़ा हुआ है, वो यहाँ यूज हो सकता है नहीं हो सकता, पाकिस्तान पहले ही इतने सारे मसाइल में है। अगर इलेक्शन हो जाते हैं टाइम पे, तो क्या दूध की नहरें बह जाएंगी? देखिए सदीक भाई, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके सवाल के अंदर। पहली चीज़ तो ये है कि ये आइन का गोल्डन जुबली साल है। 73 के आइन को 2023 में 50 साल हो गए, और इस 50 साल में जो तबाहकुन आइन के साथ रवैया इस गवर्नमेंट में, जिसमें शमूल पीपल्स पार्टी की जो दावा करती है कि हमने आइन के बानी है आइन के, सर भुट्टो की बिल्कुल गवर्नमेंट 1973 में जो भुट्टो साहब की तो जो भुट्टो साहब की पार्टी के साथ जरदारी साहब ने किया, वही भुट्टो साहब के आइन के साथ जरदारी साहब कर रहे हैं। तो फैक्ट तो कोई फ़र्क तो नहीं है ना। द इशू इज़ दिस कि देखिए 50 साल आइन के साथ जो आप मजाक कर रहे हैं कि आइन कहता है कि 90 डेज़ के अंदर आपके इलेक्शन होने हैं। अभी आपकी पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, नहीं, ये तो पहले भी होता रहा ना, 90 दिन के इलेक्शन के लिए क्या है कि 11-11 साल लोग काबिज रहे। तो फिर वो आप फिर उनको जस्टिफाई कर रहे हैं जिनको आप डिक्टेटर कह के आप मंजन बेचते रहे अपना। तो फिर आप ही लोग कहते हैं ना कि ये पैदाइशी उन्हीं की है। नहीं, ये जो गवर्नमेंट, ये जो मुस्लिम लीग नून की, स्पेशली मैं खुल के बोलूंगा, भुट्टो साहब भी, हाँ। भुट्टो साहब किसके वजीर थे? अयूब खान साहब के वजीर थे। तो ये इनका तो मिजाज तो वही है, लेकिन पॉइंट इज दिस कि ये अपने आप को डेमोक्रेटिक, और नवाज शरीफ साहब भी पिछले दिनों कहते थे मैं अब तब्दील हो गया हूँ, मैं इनकलाबी हो गया हूँ, वोट को इज्जत दो वाली बात। आज वोट को इज्जत दो क्यों खौफ है? क्यों अवाम में जाने से आपको डर लगता है कि आपको अवाम रिजेक्ट कर देगी? आपको पंजाब में आपके जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके टिकट वापस कर रहे हैं कि हमें लोग घरों में नहीं जाने दे रहे कि हम मुस्लिम लीग का। द पॉइंट इज दिस कि देखिए इस वक्त आपने पंजाब की गवर्नमेंट राइट नाउ, जब आप और मैं ये प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं, इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट गैर आइनी हो चुकी है, क्योंकि 90 रोज़ उनके मुकम्मल हो चुके हैं। 90 रोज़ से ज़्यादा केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं रहती। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो एक्ट किए पिछले अपने 3 माह के 90 दिन के अंदर, किसी भी केयर टेकर ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइज नहीं किया, क्योंकि केयर टेकर का काम क्या होता है, वो कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रैश कर रहे हैं। उन्होंने कोई इलेक्शन की तैयारी नहीं की, ना उनकी नीयत है इलेक्शन कराने की, क्योंकि इलेक्शन कराने की नीयत से आई नहीं। क्योंकि जिस दिन चीफ मिनिस्टर पंजाब को अपॉइंट किया गया, हमारे एतराज़ के बावजूद भी और नैब के केसेस के बावजूद भी, तो हमें उसी वक्त पता चल गया था कि इनकी नीयत इलेक्शन कराने की नहीं है। हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के साथ देखिए, इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब 9 अप्रैल 2022 को कासिम सूरी साहब की रूलिंग के अगेंस्ट फैसला दिया, तो यही पूरी पीडीएम जो है वो भंगड़े डाल रही थी कि बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया जी और आज आइन की फतह हो गई। तो आज ये रूल्स एंड प्रोसीजर बिल क्यों ला रहे हैं? इसका मतलब है कि 2022 के अंदर 9 अप्रैल को जो एक्ट हुआ था वो गलत था। अगर वो गलत था तो फिर इनकी गवर्नमेंट ही गलत है, और अगर वो सही था तो फिर आज आप जो रूल्स एंड प्रोसीजर बिल ला रहे हैं ये गलत है। तो कौम को ये तजादात नजर आ रहे हैं कि आप क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इलेक्शन का थोड़ा वेट कर ले? अगर टाइम पे देखें, अक्टूबर में तो इलेक्शन वैसे ही होने हैं, अगर उस वक्त इलेक्शन होते हैं तो क्या आपकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी आ जाएगी? आप क्यों इतना वेट नहीं कर सकते? चलो गवर्नमेंट अगर कह रही है कि हमारे पास इस वक्त रिसोर्सेज नहीं है, सिक्योरिटी का मसला है, तो फिर थोड़ा वेट भी तो किया जा सकता है मुल्क की खातिर। देखें, रिसोर्सेज की बात जहाँ तक है, दो बातें आपके सवाल के अंदर से ही मौजूद हैं। आपने खुद कहा कि मईशत का क्या बुरा हाल है, और हर गुजरते दिन के साथ हम मज़ीद तबाही की तरफ जा रहे हैं कि अगर हमें फौरी तौर पे कोई मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, तो मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के लिए आपको आलमी मालियाती इदारे
या वो तो अपने वफाक दोस्त का तो ममालिक, देखो सुन तो टाइम, लीजिए ना, सुन वफाक लीजिए। में तो इलेक्शन नहीं हो रहे अभी भी। नहीं नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, इनको अपनी जिद और हट दर्मी छोड़ के अवामी मैंडेट का एहतराम करना चाहिए और जाएं पब्लिक के अंदर और जाएं मैंडेट लेके आए। देखिए इलेक्शन का हम ये तो नहीं कह रहे कि जी इनको हटा के हमें गवर्नमेंट दे दें। हम तो कह रहे हैं कि अवाम को लेट द पीपल डिसाइड कि इस मुल्क में हुक्मरानी कौन करेगा, और जिसको अवाम 5 साल का मैंडेट दें, फिर वो वो आए वो आलमी गवर्नमेंट करे। साहब मुझे यहाँ पर ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त की जो सूरत है सियासी मैदानों की, और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अहकाम को मानने के लिए जो है ना वो पसोपेश कर रहे हैं, और उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा जो 9 अप्रैल 2022 में जो डिसीजन आया था, और जिस तरह से मिठाइयाँ बांटी गई, और अब 9 अप्रैल 2023 में जो डिसीजन आया था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, उन अहकाम को उस रोशनी में नहीं माना जा रहा। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहूँगा। जिस तरह से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से अवाम जो है वो बुरे तरीके से पिस रही है। अब अगर देखा जाए जिस तरह से पंजाब के इस वक्त मौसम देखा जा रहा है, आटे की बात हमने की, आटे की शॉर्टेज पाकिस्तान के अंदर है, और इस वक्त जो तैयार फसल है गंदम की, वो भी इस काबिल नहीं है शायद कि पाकिस्तान के आने वाले अगले 1 साल की ज़रूरियात को पूरा कर सके। मौसम की वजह से गंदम की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। देखना यह है कि गवर्नमेंट जो अवाम की खिदमत करने के लिए आती है, क्या वो गरीब अवाम के दुख और दर्द को समझ सकती है या नहीं। अगर ये खुदा न खास्ता जिस तरह से मैं एक खदशे का इजहार कर रहा हूँ कि गंदम की उस तरह से फसल नहीं हुई, तो क्या ये हुक्मरान जो अभी इतने महंगे आटे की वजह से लोग लाइनों में लग के अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, तो आने वाले दिनों में अगले साल क्या होगा। जो भी गवर्नमेंट होगी, जो चाहे वो इमरान खान की हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, जो भी गवर्नमेंट में होगा, तो उनके पास क्या कोई ऐसा लाहेमल होगा। हमारे साथ स्टूडियो में इसरार अब्बासी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा में मौजूद हैं। इसरार साहब, आप क्या देखते हैं हालात, मौसम की वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदम की फसल का नुकसान हुआ है। अभी आपने देखा जिस तरह से लास्ट हम पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से विटनेस कर रहे हैं, गंदम के लिए लाइनें लगी, आटे के लिए, लोग गरीब अवाम पिस रहे हैं। हुक्मरानों के कानों पे तो जूं तक नहीं रेंग रही है। हुक्मरानों को ये नज़र नहीं आ रहा कि मेरा बिलावल लाइन में लगा हुआ है, मेरा कासिम लाइन में लगा हुआ है, या मेरी मरियम लाइन में लगी हुई है। उनके लिए गरीब अवाम तो बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह है, जिसमें मैं और बाकी के लोग शामिल हैं। आप तो माशाल्लाह से दायरे इख्तियार में आते हैं। तो किस तरह से गरीब अवाम की बात कौन करेगा। गरीब अवाम से वोट लेने के लिए तो आते हैं, इलेक्शन जब कराए जाएंगे तो यही गरीब अवाम वोट डालेगी। गरीब अवाम के वोट की, जो आपने वोट को इज्जत दो वाली बात करी, नारा मुस्लिम लीग नून का, इज्जत कब मिलेगी वोट को। देखिए इसमें आप ये चीज़ ज़हन में रखिए कि आपने अपनी 2 बातें की। देखिए हुक्मरान जो होते हैं, जो भी गवर्नमेंट होती है, वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के ऊपर चलती है। आप 5 साल का मैंडेट लेके आते हैं तो आपको पॉलिसीज़ बनानी होती है कि मैंने अगले साल 2 साल क्या करना है। जो गंदम का बहरान है, ये हमारे दौर में हमें अंदाज़ा हो रहा था कि आने वाले साल 2 साल के अंदर होगा, तो हमने रशिया के साथ गंदम की डील करने की बात की थी। जिस वक़्त हमारी गवर्नमेंट को टॉफ़ल किया गया था, तो वो चीज़ें वहाँ रुक गई थी। हमें उस वक़्त अंदाज़ा हो गया था, और अभी इस गवर्नमेंट ने इसकी जो है पेशखेमी तौर पे कुछ भी नहीं किया, और मुझे खदशा है खुदा न खास्ता ये बहरान मज़ीद संगीन होगा हमारे लिए, क्योंकि इनकी कोई, क्योंकि इनकी नहीं, होगी ये तो देखें इस वक्त तो प्लानिंग में भी शामिल नहीं है। प्लानिंग में भी शामिल नहीं है। इनकी प्रायोरिटीज़ क्या है? इनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि देखें, ये गवर्नमेंट महंगाई मुकाओ मार्च और इमरान खान की गवर्नमेंट हटाने के लिए तो इन्होंने किया, सब कुछ किया। जब इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया इनको इलेक्शन कराने के लिए, तो इन्होंने 10 दिन के अंदर 7 इजलास नेशनल असेंबली के कर लिए। इनको ये बोलें कि पूरे 1 साल में 1 इजलास अवाम के लिए किया है इन्होंने, कि अवाम की क्या प्रॉब्लम्स है या क्या उनकी प्रायोरिटीज, आपने गंदम के बहरान के लिए क्या पेशकदमी की, आपने क्या प्रिकॉशंस किए कि हम इससे बच सके। इस वक्त इन लोगों की देखिए, गवर्नमेंट, मैंने कहा ना, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे चलती है। ये गवर्नमेंट डे टू डे पॉलिसी पे चल रही है, क्योंकि इनको भी पता है कि हो सकता है सुबह हम ना हो, तो जो कुछ लुटना फुटना है वो आज ही कर लो, कल पता नहीं क्या हो, कल हम हों या ना हो। तो इनकी प्रायोरिटी, इसलिए हम इलेक्शन के ऊपर बार बार जो आप कह रहे हैं कि ताखीर हो, हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान माशी तौर पे, इक्तसादी तौर पे और खारजा के महाज के ऊपर हम इतनी तबाही की तरफ जा रहे हैं कि शायद फिर कोई भी आके संभाल ना सके। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी जिद हटदर्मी छोड़ के हम इलेक्शन की तरफ जाएं, और फिर जो गवर्नमेंट आए उसको कम से कम ये तो हो कि वो 5 साल का इख्तियार दे। आपके साथ दोस्त ममालिक कैसे निगोशिएट करेंगे जब उनको पता ही नहीं होगा कि आप कल हो या नहीं।
तो ये सारी प्रॉब्लम्स है कि देखें इस वक्त भी आटे का बहरान मजीद बढ़ेगा, क्योंकि गंदम की जो फसल है वो आपकी बिल्कुल, क्योंकि आपकी नज़र बड़ी गहरी है इन चीज़ों पे, शायद हुकूमत को आपकी नज़र आ जाए कि जो आप देख रहे हैं वो हुकूमत नहीं देख नहीं रही। तो वो जो नुमाइंदे उन इलाकों से उठ के आए हुए हैं जो पार्लियामान में पहुंचे हुए हैं, उनको नजर सर नहीं आ रहा। पार्लियामान का तो आप अल्लाह, हैरान हूं मैं कि पार्लियामान का जो मजाक बनाया जा रहा है कि अभी जो इन्होंने रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पास कराया उसके ऊपर 48 मेंबरान के साइन थे, इसमें 36 मेंबर्स जो थे वो रिजर्व सीट्स के थे। आप अंदाजा लगाएं वो पार्लियामेंट रिफ्लेक्ट करती है अवाम की रिप्रेजेंटेटिव की। तो ये मजाक इस मुल्क के साथ और इस आइन के साथ जिसकी ये गोल्डन जुबली है, उसको 50 साल का बूढ़ा आइन बना दिया कि अब उसमें ताकत नहीं रही है, रिटायर्ड करने की कोशिश की जा रही है कि अब उस आइन में इतनी सख्त नहीं है कि वो अपनी दिफा के लिए खड़ा हो सके, और वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है और वो बिल्कुल लागर हो चुका है 50 साल में। अब वो नहीं है कि वो अपने अथॉरिटी जो है इम्प्लीमेंट करा सके। इस तरह से मैं इसके दूसरे सवाल की तरफ आऊँगा। जिस तरह से हमने अपने पेट से कपड़ा उठाया हुआ है, पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं कि जी हमारे पास डॉलर नहीं है, हमारे पास रिजर्व नहीं है, हमारी मईशत गिर चुकी है। हम क्या दुश्मन को ये पैगाम दे रहे हैं कि भाई हम इस वक्त जो है ना बुरे तरीके से डैमेज हुए हुए हैं, तू जो चाहे करना चाहे आ जाए कर ले। तो क्या दुश्मन को क्या पैगाम दे रहे हैं हम लोग? देखिए आज से कुछ अर्सा पहले सोनिया गांधी ने एक तकरीर में कहा था कि हमें अब पाकिस्तान से कभी जंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने पाकिस्तान को माशरती तौर पे, इक्तसादी तौर पे और अपनी जो कल्चर के तौर पे इतना ज़्यादा वो कर दिया है कि अब पाकिस्तान दोबारा अपने पैरों पे खड़ा नहीं, और वो चीज़ें आज इम्प्लीमेंट हो रही हैं, नज़र आ रहा है। आज इंडियन मीडिया जो कभी हमारे ख़िलाफ़ बातें करता था, आज वो सो कॉल्ड हमदर्दी कर रहा है। आज इंडियन लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों को तो देखें, आप आटे की कदर करें, वहाँ लोग आटे के लिए मर रहे हैं। तो ये हमारा एक मजाक बहैसियत कौम, और वो हुक्मरानों की वजह से बन रहा है। बहैसियत कौम, पाकिस्तानी कौम दुनिया की सबसे तगड़ी कौम है, लेकिन हमारी नाहल हुक्मरानों की वजह से पाकिस्तानी कौम का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमने बहुत बुरे तरीके से इस कौम को और इसकी मोराल को डाउन किया है। वो कौम जो बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रही थी, और इससे पहले हम देखिए इमरान खान के दौर के अंदर मोदी को हमने कितना बैकफुट के ऊपर कर दिया कि हमने उसको हर फोरम के ऊपर टेररिस्ट कहा दिया है और फाशिस्ट कहा, और वो आगे से जवाब नहीं दे पा रहे थे और उनके पास कोई लॉजिक नहीं थी। लेकिन आज वो हम पर हंस रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट इस वक्त, देखिए बयानों की हद तक तो अभी बिलावल भुट्टो ने भी वहां पर जो अमेरिका में बयान दिया था मोदी के खिलाफ, वो देखें पूरे इंडिया के अंदर भुट्टो के पुतले जलाए गए और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत क्रेडिट लिया। सर जो अल्फाजी जंग है वो भी उसी तरह से लड़ रहे हैं। नहीं लड़ रहे ना सर। अभी एक और मैं आपको इशू बता दूं, हमारे दौर में मस्जिद अक्सा के ऊपर जो इसराइली फ़ौज ने किया, तो उसके ऊपर खान साहब ने रिएक्ट किया, हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने किया। अभी रिसेंट पास में नमाजियों के ऊपर मस्जिद अक्सा में जो है वो इसराइली फ़ौज ने जारियत की, हमारे वज़ीर ख़ारजा के मुंह से एक लफ्ज़ निकला, आपका एक सो कॉल्ड पाकिस्तानी ताजर जो है वो कंटेनर लेके वहाँ पहुँचा और वहाँ पे पाकिस्तानी पासपोर्ट लहराया, और पूरे नहीं तो इसको डिनाई किया नहीं गवर्नमेंट, देखिए ना, देखिए चाइना बॉर्डर की बात है। बात ये नहीं है सर, किसी भी शख्स को, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को पाकिस्तानी पास, देखिए उनको इस कंटेनर की जरूरत नहीं थी, वो एक सिंबॉलिक था कि आप हमारे मुंह पे तमाशा के ऊपर तो लिखा हुआ है कि वो इजराइल के लिए एग्जैक्टली, तो वो कैसे गया ना सर, यही तो आपका एक सेक्रेटरी लेवल करी, आपके वजीर खारजा के स्टेटमेंट क्यों नहीं आया इस पे सर? क्यों नहीं बोल सकते आप? आपको डर सिर्फ इसलिए कि आप एक तकरीर करते हो इस्लामाबाद में एक सेमिनार में और ऊपर से जब डांट पड़ती है तो फिर आप हाथ बांध के खड़े हो जाते हो। तो इस तरीके से गवर्नमेंट्स नहीं चलते सर। ये तो एक साजिश भी हो सकती है ना, वो किसी और पासपोर्ट पे वहां पर पहुंचा हो, किसी और ड्यूअल नेशनल हो, कोई भी बंदा हो सकता है। पाकिस्तान का पासपोर्ट अगर उसकी पॉकेट में है या वो किसी भी बंदे का पासपोर्ट ले जाकर वहां लहरा रहा है, तो इसमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों नहीं कह सकती जब वो कह रहा है कि पाकिस्तान का तजारत नेशनल है तो उसको क्या बोलेंगे? पाकिस्तान की नेशनलिटी खत्म करनी चाहिए। उसने वहां क्या कहा? उसने कहा पाकिस्तान का इसराइल के साथ तजारती ताल्लुक कायम हो चुका है। इस पे आपका, मैं नहीं कह रहा वजीर आजम को स्टेटमेंट देना चाहिए था, आपके वजीर खारजा का स्टेटमेंट आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? खामोशी का मतलब क्या होता है? नीम रजामंदी। ये तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया ना कि वो चाइना बॉर्डर की तस्वीरें लगाई गई हैं और वहां की नहीं वो जस्टिफिकेशन नहीं है ना, आप उसके ऊपर ये स्टांस नहीं दे सकते थे ना कि ये इस तरह नहीं हुआ, इस तरह नहीं हुआ। आप कैटेगोरिकली कहते कि जी ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। इमरान खान के दौर में भी ये कहा गया ना कि आप इसराइल को, इमरान खान ने तो बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा, पॉलिसी को जरूर वजह करना चाहिए। एग्जैक्टली। देखिए हमारे यहाँ
हम जिन इलाकों से हमारा ताल्लुक है तो वहाँ खामोशी को नीम रजामंदी समझा जाता है। बाज़ औक़ात दुल्हन सर भी नहीं हिलाती और उसकी रजामंदी समझ के निकाह किया जाता है। तो ये खामोशी जो है नीम रजामंदी के ज़ुमरे में आती है। अच्छा, बाकी इसमें आगे चलते हैं। जिस तरह से हमने आईएमएफ की बात की, गवर्नमेंट जो है ना वो क्लेम करती है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, इसने उन जो एग्रीमेंट्स हुए हुए थे आईएमएफ के साथ उसको जो है ना वो उस तरह से नहीं इम्प्लीमेंट किया, एग्ज़ीक्यूट नहीं कराया, जिस वजह से आज ट्रस्ट पाकिस्तान के ऊपर नहीं किया जा रहा, तो इसकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है ना वो ज़िम्मेदार है। तो सर, आप समझते हैं ऐसा है? इसके ऊपर आईएमएफ का बहुत वाज़ेह स्टेटमेंट आया था। अगर आपको याद हो कि कुछ माह पहले जब इन्होंने ये प्रोपेगेट किया तो आईएमएफ ने क्लियर डिनायल किया कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है और फिर आपके वज़ीर ख़ज़ाना को वो बयान वापस लेना पड़ गया। उसके बाद ये दोबारा देखिए, बात सिंपल इतनी है कि ये 80s और 90s का पाकिस्तान नहीं है, ये 2023 का पाकिस्तान है। यहाँ पाकिस्तानी कौम बड़ी वाइब्रेंट है, सोशल मीडिया इतना, हर चीज़ है। देखिए, जिस तरह इन्होंने यहाँ प्रोपेगेट किया, आईएमएफ ने फौरी तौर पे स्टेटमेंट दे दिया कि भाई इस तरह की तो कोई चीज़ ही नहीं हुई ना हमारा। और फिर जो इन्होंने लास्ट जो मुज़ाकरात हुए, नेगोशिएशन हुए, मिफ्ता इस्माइल तो मौजूद है ना। मिफ्ता इस्माइल ने क्या कहा कि हम इमरान खान की टर्म्स पे तो उनसे एक्सटेंशन मांग रहे थे कि वो नहीं दे रहे थे। तो अगर इमरान खान ने क्योंकि वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं था, सब्सिडी का खत्म करने का कहा, सब्सिडी खत्म नहीं हुई उस दौर में। नहीं सब्सिडी, देखिए मैं आपको बताऊं, उसमें एक चीज के ऊपर ये प्रोपेगेट करते हैं जिसको आईएमएफ ने क्लियर भी किया था। वो देखिए आईएमएफ की बेसिक शराइत क्या होती है। आईएमएफ की शराइत में सबसे पहली चीज ये होती है कि वो कहती है कि ये जो पैसा आप ले रहे हैं इसको आपने डेवलपमेंट पे खर्च करना है, सब्सिडी पे खर्च नहीं करना। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो बिजली पे और पेट्रोल पे रिलीफ दिया था सब्सिडी, तो वो खान साहब ने क्लियर आके अवाम को कहा था कि ये जो मैंने हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन किया है ये वहां से किया, ये आईएमएफ के प्रोग्राम से नहीं किया। तो वो अगर गलत होता तो आईएमएफ उसको डिनाई कर देती ना। आईएमएफ ने इनकी पॉलिसीज को डिनाई किया कि ऐसी हमारी तरफ से बात नहीं आई कि जी पिछली जो मुआहदे थे उन पर अमल दरामद। ये एक प्रोपेगेंडा था और उसी प्रोपेगेंडे की तरह वो फेल हो गया, जिस तरह तोशा खाना और दूसरे केसेस का प्रोपेगेंडा ये करते रहे और जब खुद उसमें डिफॉल्टर निकल आए तो खामोश हो गए। अच्छा, इसरा साहब, एक और प्रोपेगेंडे की तरफ जब आपने हाईलाइट किया तो कभी वीडियो लीक्स, कभी ऑडियो लीक्स और अब एक इद्दत लीक्स, इस तरह की जो चीज़ें आ जाती हैं। खान साहब की लाइफ के अंदर सईद नाम का जो है ना वो बड़ा गहरा असर और गहरा दखल रहा है। कभी हकीम सईद के बयान को 96 के अखबारों की सुर्खियों को उठाया जाता है, हकीम सईद साहब ने ये बयान दिया था। कभी मुराद सईद के रेहाम खान की किताब के बाद मुराद सईद की बड़ी पब्लिसिटी होती है। अब मौलवी सईद, तो ये सईद जो हैं ये इमरान खान के लिए कितने ख़तरनाक हैं या कितने फेवरेबल हैं? ये आपने एक अच्छी रिसर्च की है। इससे पहले एक हमारे किसी साथी ने रिसर्च की थी कि जब हमारी गवर्नमेंट बनी तो बोला की ओहदों के लिए जो है वो आइन से नाम का शुरू होना ज़रूरी था, जिसमें आरिफ अलवी साहब का नाम, इमरान खान का नाम, इमरान इस्माइल का नाम आ गया था, उस्मान बिज़दार का नाम भी उसमें लिया जाता था कि जी आइन से जिसका होगा उसको आपने की पोस्टें देनी ले दी। तो खैर ये एक कहने की बात है। लेकिन जहाँ तक आपने इस इद्दत वाले इशू की बात की, देखिए ये बेसिकली मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये नॉन इशूज़ हैं जिसकी तरफ उलझा कर आप असल इशूज़ की तरफ से हटाया। मतलब ठीक है, असल में बात क्या है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला हुक्मरान है जो आज 1 साल गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद भी पाकिस्तान से 1 मिनट के लिए बाहर नहीं गया, यहीं बैठा हुआ है। अगर उसने 3.5 साल में कोई गलत काम किए हैं तो उसके ऊपर आप केसेस बनाते, आप उसकी तहरीर पे, तकरीर पे और एहतजाज के ऊपर 150 मुकदमात ना बनाते, आप उसके खिलाफ कोई चीज़ लाते ना। आपने पहले लाया तोशा खाना में उसकी एक घड़ी थी, आपकी गाड़ियाँ निकल आई। फिर आपने प्रोपेगेट किया जी उसने जज को जो है ना धमकी दे दी। तो आपकी मरियम साहबा ने तो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तस्वीरें लगा के उनको धमकियां दी, उस पर भी तो चीजें एक्सपोज हो रही हैं। ये लोग जो बार बार कहते थे सिलेक्टेड, आज अवाम में जाने से क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि खौफ इनको ये है कि वो अवाम का इलेक्टेड बंदा है। ये सिलेक्टेड कहते रहे ना 3.5 साल, तो इसलिए इन्हीं की चीजें इनके मुंह पर आ रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इद्दत वाला मसला है वाकई था या नहीं था? देखिए इसमें मैं क्लियर आपको एक बात बताऊं कि मुफ्ती सईद को ले लेना, मैं अपनी बात नहीं करता, जो इनका ये एक प्लांटेड बंदा जो इसको इन्होंने, और उसकी भी डिनाइल आ चुकी है मुफ्ती सईद की तरफ से कि मुझसे ज़बरदस्ती ये बयान दे रहा है। मुफ्ती सईद साहब का एक स्टेटमेंट मौजूद है, बहुत पुराना, सोशल मीडिया पर भी वायरल है। उन्होंने कहा जी इद्दत के मामले पर औरत का जो कहना है वो काफ़ी होता है कि उसकी जो पीरियड्स है, साइकिल है, वो पूरी हो गई है तो वो उसको तस्लीम किया जाता है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के ज़माने से उन्होंने रिवायत अक्स करके उसका दिया था। और फिर 5 साल बाद मुफ्ती सईद साहब का ज़मीर जागा या ईमान जागा, ये सब
एक प्लांटेड चीजें, ये अवाम को डिविएट नहीं, कराने ये की भी अभी चीजें। बयान चल रहा था कि मैडम बुशरा बीबी का ये बयान था कि मैंने अपने साबिक शोहर खावर मानिका के घर में ही इद्दत पूरी कर ली थी। तो ये मतलब इस्लाम इस तरह की इजाज़त हमें देता है कि साबिक शोहर के घर में ही वो रह के माशाल्लाह से एक दीनदार खातून है वो, जिस तरह से उनका जिन हलकों में नाम लिया जाता है दीन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा उनकी रसाई है। देखिए, इद्दत के लिए सूरह निसा को आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल वाज़ेह इसके लिए अंदर क्लियर चीज़ें आ जाएंगी कि इद्दत आप कहाँ पूरी कर सकती हैं। घर की चार दीवारी में पूरी पूरी करनी पड़ती है। उसमें दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक खावंद के इंतकाल के बाद और एक तलाक के बाद, दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप दोनों चीज़ों को मिक्स अप नहीं कर सकते। तो उनकी इद्दत का जो उनका स्टांस था वो क्लियर हो चुका था, और उस वक्त के मुफ्ती साहब ने भी आज के मुफ्ती साहब का बयान कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया था कि जो औरत की गवाही है वो मानी जाती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको सिद्दीक भाई आपके चैनल के तवज्जुह से कह दूं, ये जो कुछ ये कर रहे हैं ना, कल अगर इनकी चीज़ें बाहर आ गई तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ज़ातियात पे हमने कभी सियासत नहीं की और ना करना चाहते। अगर ज़ातियात के ऊपर सियासत पे आएंगे तो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो लिहाजा जी, इससे सर, अवॉइड यहाँ करना पर चाहिए। फिर मुझे एक दोबारा ब्रेक की तरफ इशारा हो रहा है। नाज़रीन, आज बड़े तल्ख़ सवाल भी हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से जिस तरह से इद्दत की बात की जा रही है, और ये देखें जो ज़ाती ज़िंदगी है उसको इस तरह से प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में लाके नो डाउट उसका बड़ा अमल-दखल होगा। आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, एक अब पब्लिक जब ऑफ़िस होल्ड करते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ आयद ज़रूर होती हैं। लेकिन ये चीज़ें किसी की हाइलाइट करना या वो करना, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और आगे तल्ख़ सवालों का जवाब भी इसरार साहब दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटा-सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था और बड़ा तल्ख़ सवाल पूछा और उसको बड़ा मुस्कुरा के इसरार साहब ने जवाब दिया। लेकिन इसके साथ जो मेरा दूसरा सवाल था उसका जवाब अभी तक उन्होंने नहीं दिया कि जो ऑडियो लीक्स वाली कहानी थी और फिर जिस तरह से जेल में जाने की कहानी थी, जेल भरो तहरीक की बारी थी, फिर वो उसको पोस्टपोन किया गया, और जिस तरह से ऑडियो लीक के स्पेशल हवाले से या वीडियो लीक के हवाले से ज़्यादातर जो निशाना बने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बने। तो इसके पीछे क्या कोई ज़ाती अनाद है या क्या इसके पीछे है? इसरार साहब, ख़ास करके स्पेशली जो हमने देखा जो बुज़ुर्ग सियासतदानों के साथ इस तरह की हरकतें की गईं, वीडियो लीक्स, ऑडियो लीक्स, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेचारे आँसुओं से रो दिए कि मेरे साथ ये जो हुआ है, मेरी बहन, मेरी बेटी ने देखा या बच्चों ने देखा, तो इंसान की क्या इज़्ज़त रह जाएगी? तो दूसरे को कम से कम जो भी कोई उसको लीक कर रहा है, उसको ये ख़्याल नहीं है कि यार किसी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर इसका कितना असर पड़ सकता है। तो ये सियासत से हट के एक इंसानियत के हवाले से इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए सिद्दीक भाई, मैं समझता हूँ हमने सियासत को दुश्मनी के लेवल पे लेके चले गए हैं। सियासत इख्तलाफ राय का नाम है, दुश्मनी का नाम नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज़ पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर बदकिस्मती इस मौजूदा रजीम की ये है कि इन्होंने आके उस नहज पे ले गए हैं कि कल को शायद अगर इनके साथ ये हो तो ये इनकी चीखें निकल जाए, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमारे दौरे हुकूमत में जितने भी केसेस में लोग गिरफ्तार हुए, बेशक वो पिछले अदवार के केसेस थे, लेकिन किसी एक पॉलिटिशियन ने भी ये नहीं कहा कि उसके साथ कोई बदसलूकी की गई या गैर इंसानी सलूक किया गया। लेकिन इस दौर में, इस सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक दौर के अंदर जिस तरीके से पॉलिटिशियंस को बेइज्जत किया गया, उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया, ये अब पूरी दुनिया में हमने अपना मजाक बना दिया है। और कल को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि अगर इनके साथ ये सारा कुछ हुआ, जिस तरह इमरान खान के घर पे ज़मान पाक पे आपने चढ़ाई करवाई, कल को अगर बिलावल हाउस के ऊपर और रायवेंट के ऊपर ये होगा तो ये जवाब दे सकेंगे, ये उसको जस्टिफाई करें? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि सियासत के अंदर आप उस हद तक ना जाएं कि कल आपको फिर सहने में तकलीफ हो। आप तो लंदन भाग जाएंगे, इमरान खान तो कहीं नहीं भागा ना, वो तो यहीं मौजूद है, इसी मुल्क में मौजूद है, आपके सारे जुल्म के सब बावजूद भी मौजूद है, 150 FIR के बावजूद भी मौजूद है। आप तो प्लेटलेट्स गिरा के, और ये पहला हुक्मरान है जो अपोजिशन में जाने के बाद बीमार नहीं पड़ा, गोली लगने के बावजूद भी खड़ा रहा। यहाँ तो आज ये जितने आपके सो कॉल्ड गवर्नमेंट के अंदर शामिल जमाते हैं, इनके लीडरान, आज गवर्नमेंट खत्म हो और ये तीसरे दिन, सर तीसरे दिन अगर इनकी सारी बीमारियां ना निकले और ये सारे हॉस्पिटलाइज ना हो तो फिर मेरा नाम ले। अच्छा, आपने कहा कि तोशा खाने के अलावा इनको कोई नहीं मिला। वो 150 केस किस चीज़ के बना दिए? मैं आपको बता रहा हूँ 150 केसेस में उनके पास क्या है। आपने इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा किया, वो नक्शे अमन है जी, वो आपने अवाम को बगावत के ऊपर उकसाया, आपने वो ट्वीट की, वो गलत की, आपने जुडिशल मजिस्ट्रेट को जो है धमकी दी। ये सिर्फ तहरीर, ये सारे केसेस आप FIRs मंगवा ले, एक भी
किसी ग्राउंड के ऊपर FIR नहीं है, और 2-3 FIRs तो ऐसी हैं जिसमें इमरान खान साहब खुद वहां मौजूद भी नहीं थे ऑन द स्पॉट, जो इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे के हो रही थी वो सारी चीजें। वही कह रहा हूँ, अब इस तरह के आप, वो एक जमाने में हम सोचते थे कि भैंस चोरी का मुकदमा बनता था, तो ये सारे उस तरह के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। तो सियासी तौर पे आप इस तरह की चीजें ना करें। जो मुकदमा ओपन एंड शट केसेस थे, जिनकी मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत थे, जिनके TTs के मौजूद थे, जिनके रिकॉर्ड्स मौजूद थे कि इन अकाउंट से ट्रांजैक्शंस हुई थी, इन अकाउंट में बाहर से पैसा आया था, वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस तो आपने नैब से मिलकर साफ करवा दिए, और ये केसेस आप बना के एक पॉलिटिकल लीडर को विक्टिमाइज कर। खैर, अच्छा मैं उधर आता हूँ। खान साहब ने बड़ा नारा लगाया रियासत मदीना बनाने का। देखें, इस रियासत मदीना, या मैं अपने घर में इस्लाम अगर नाफिज करता हूँ, मैं पहले अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी फैमिली में, अगर मेरे बच्चे भी तो अमेरिका में रह रहे हैं, मुझे अपने बच्चों की तो फिक्र नहीं है, अगर वो, मैं यूँ कहूँ कि किसी मुस्लिम घराने में भी नहीं पल रहे, तो आप रियासत मदीना कौन सी रियासत की बात करते हैं? आपके ऊपर कभी प्ले बॉय का टैग लगता है, कभी नाजायज़ बेटी का टैग लगता है, अब एक इद्दत वाला टैग लग गया। बच्चे आपके इंग्लैंड के अंदर पल रहे हैं, वो भी, लेकिन वो किसी गैर मुस्लिम घराने के अंदर, तो उनकी तरबियत क्या? तो जब आप रोज़े क़यामत जाएंगे तो आपके पास आपकी औलाद के बारे में भी तो सवाल होगा। तो रियासत मदीना सिर्फ हम गरीब बच्चों के लिए है, या अपने बच्चों के लिए भी रियासत मदीना बनानी है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ की तस्दीक कर दूं कि वो गैर मुस्लिम घराना नहीं, जमाइमा आज भी मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, जमाइमा मुसलमान है, लेकिन बाकी का पूरा खानदान जो नहीं, है वो बाकी तो उसी ख़ानदान की अपने बात ही नहीं, उससे बिलोंग कर नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो कासिम है वो इस्लामिक स्टडीज़ में PhD कर रहा है, तो आप उनके दीन के ऊपर तो हमें बात नहीं, नहीं वो तो करनी। मुझे नहीं, कोई इख्तियार भी नहीं है, मैं वो तो उनका पर्सनल लिंक मैं है। वही फिर आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक शख्स के ऊपर आप 3.5 साल उसने गवर्नमेंट की, सही है। आप उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा सके, तो आप उसके ऊपर प्ले बॉय का टैग लगाओगे, बेटी का टैग लगाओगे, और इस तरह के केस। और बेटी वाले केस पे भी मैं आपको बता दूं, वो मैटर सन 96 से लेके 2018 तक 12 दफ़ा कोर्ट्स के सामने आया और 12 दफ़ा डिसमिस हुआ। तो फिर आप वही चीज़ें करते हैं कि जो आप ऑलरेडी कोर्ट्स डिसाइड कर चुकी है, आप उन्हें, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। देखिए, इमरान खान ने हुकूमत की, उसने गलत किया होगा जी, उसने कोई किसी को नवाजा होगा, किसी को कोई, जिस तरह सो कॉल्ड जो मीडिया के अंदर प्रोपेगेट करते हैं, वो केसेस क्यों नहीं बनाते आप? मीडिया के अंदर आपने कहा जी फराह गोगी ने बड़ा कर दिया, एक केस भी तो आपने अभी तक उसके ऊपर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसके हस्बैंड ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार हैं। द पॉइंट इज दिस कि इस वक्त आवाम इस्लाम जो रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, देखिए इमरान खान ने जो रियासत मदीना की आवाज़ उठाई या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद इस्लामोफोबिया पे करवाई, ये किसी और मुस्लिम हुक्मरान 57 इस्लामी ममालिक है, किसी और के को अल्लाह ने ये तौफीक दी। देखिए, उसकी लाइफ की हद तक हर इंसान को, देखिए कोई भी इंसान मुसलमान होने से पहले किस तरह की ज़िंदगी, जब वो इस्लाम कबूल कर लेता है तो वो उसका पिछली ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, आपकी हिस्ट्री ये कहती है। इसी तरह इमरान खान साहब जब दीन की तरफ, और वो खुद ओपनली कहते हैं, उन्होंने कभी भी अपनी पिछली लाइफ को डिनाई नहीं किया। वो उन सियासतदानों की तरह नहीं है जो कहते हैं जी हमने तो ये कभी किया ही नहीं है, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है और दुनिया की जायदादें निकल आती हैं। फिर वो कहते हैं कि जी हमारे पास तो कोई गाड़ी नहीं और BMW निकल आती हैं। वो उनकी तरह उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा जी वो मेरा और मेरे रब का मामला है, मेरे से जो खताएं हुई ज़ाती तौर पर, लेकिन मैंने इस मुल्क के साथ, जिस शख्स ने 40 साल तक मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया हो, पाकिस्तान को इज्जत दिलाई हो, आप उसके पॉलिटिकल करियर के ऊपर बात करें ना, उसके एक्ट्स के ऊपर बात करें, उसकी ज़ाती मैंने फिर आपको कहा सदीक भाई, ज़ाती ज़िंदगी में हम में से सब में खामियां और कोताहियां हैं। और जो हुकूमती एलीट इस वक्त बैठी है, अगर उनकी ज़ाती ज़िंदगियां सामने आ गई तो मैं कह रहा हूँ ना, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये इस तरह की चीज़ें ना करें। मैं फिर कहता हूँ, सियासत को हमने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तक रखना है, अपनी राय को जो है इसका इजहार करना है, कन्विंस करना है दूसरे को बाय फोर्स नहीं करना। ये डिक्टेटरशिप में होता है कि जी जो मेरी बात है अगर वो गलत भी है तो ठीक है, आपको माननी पड़ेगी। इस तरह नहीं चल सकता। सियासत को तो जाती दुश्मनियों की बेस पे लेके चला जा रहा है ना। आवाम के लिए जिस मकसद के लिए सियासत में आए थे वो तो बिल्कुल कहीं पीछे दूर, कहीं खत्म हो गया, उसकी तो कोई ख्याल परवाह है ही। मैं सर यही तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हमने अपने दौर में जो कुछ किया, अगर हमने कोई ज़ाती दुश्मनी किसी से निकाली हो तो आप कह सकते हैं कि जी हमने कोई ज़ाती, इवन हमारे सबसे करीबी जहांगीर तरीन साहब के बारे में कहा जाता है कि जी वो इमरान खान का ATM थे, ये था। उनके ऊपर जब आया तो खान साहब ने उनको भी कोई फेवर नहीं दी। द पॉइंट इज दिस के एक और चीज़ मैं आपको आज बता दूं, आपके चैनल लोग कहते हैं जी किसी ज़माने में कहते थे कि जहांगीर तरीन की वजह से इमरान खान पावर में आया।
बहुत से लोग कहते थे इस्टेब्लिशमेंट की वजह से इमरान खान पावर में आए, कुछ मीडिया हाउसेस, सो कॉल्ड मीडिया हाउसेस कहते हैं कि जी हमने इमरान खान को बनाया। आज ये सारे मिलके भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि इमरान खान के साथ असल ताकत अवाम की है। वो कुव्वत जो इस मुल्क में फैसले कर सकती है वो अवाम है, और जो दूसरी कुव्वतें जो अवाम की राय को पसे पुश डाल के अपने एजेंडाज, जो आपका प्रोग्राम का एजेंडा है, उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, वो नाकाम होते हैं। और उसकी मिसाल आप गुज़िश्ता 1 साल में देख चुके हैं। जी, बहुत शुक्रिया इसरार अब्बासी साहब, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। नाजरीन, जिस तरह से हमने आज प्रोग्राम में बात करने की कोशिश की कि अवाम की किसको फ़िक्र है। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि उनके चेहरे से कुछ अफ़सुर्दगी ज़ाहिर हो रही है। तो आपने पूछा, जिब्राईल क्या मामला है? क्या कोई ऐसी बात लेके आए हो जिसकी वजह से आपके चेहरे के ऊपर अफ़सुर्दगी है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, आज मैंने अल्लाह के हुक्म के साथ दोज़ख का कुछ मुआयना किया, वहाँ पर मैं लोगों को देख के आया हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इश्तियाक हुआ, वैसे तो वो सब कुछ जानते थे, इश्तियाक हुआ और पूछा कि मुझे भी बताइए उस दोज़ख के बारे में। आप क्या वहाँ से पैगाम लेके आए हैं, क्या महसूस किया? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दोज़ख के 7 दर्जे हैं और सबसे निचले दर्जे में मुनाफ़िक लोग होंगे। इसी तरह से बाकी दर्जात के बारे में भी बताया, और जब ये कहा कि सबसे ऊपर वाले दर्जे में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग होंगे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशान हुए कि आप अगले 3 दिन तक कंटिन्यूअसली सिर्फ जाते थे, नमाज़ पढ़ते और वापस अपने हुजरे में तशरीफ़ ले आते थे। जब सहाबा कराम ने ये सारा वाक़या देखा, सारा माजरा देखा, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आपके हुजरे की तरफ गए और अस्सलामु अलैकुम का पैगाम बाहर से जब भेजा तो कोई जवाब नहीं आया। 3 दफ़ा ये पैगाम दोहराया, लेकिन जवाब ना मिलने की वजह से वापस आ गए। आके हज़रत उमर के साथ ये डिस्कस किया, हज़रत उमर गए, उसी तरह से सलाम भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वापस आए तो ये डिस्कस जो है ना सलमान फ़ारसी के साथ किया गया। जब सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ये डिस्कस किया गया तो वो गए, उन्होंने भी इसी तरह से सलाम भेजा, लेकिन जवाब नहीं आया। वो वापस आए, उन्होंने आके हज़रत अली से ये सारा माजरा ज़िक्र किया, तो हज़रत अली ने कहा कि जब इतनी बड़ी हस्तियाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक गए हैं, उनको कोई जवाब नहीं मिला, तो ये क्या माजरा हो सकता है? तो उन्होंने बिन्ते रसूल को कहा कि आप जाइए। जब वो वहाँ पर गईं और सलाम भेजा, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए, इस उम्मत के लिए सजदे में रो रहे थे, या उम्मती या उम्मती। लेकिन आज के हुक्मरान क्या अपनी अवाम के लिए उतने परेशान हैं? जब इस तरह का माजरा देखा तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, वाला सौफ़ा युतीका रब्बुका फ़तरदा। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम उम्मती कहलाते हैं, क्या हम अपने अवाम के लिए उतने परेशान हैं? आज के हुक्मरान ये बात वाज़े कर लें, सुन लें कि रोज़े क़यामत ये गरीब अवाम जो आटे की लाइन में लग के मर रहे हैं, आपके गिरेबान पकड़ेंगे। आज के इस प्रोग्राम से, इस अपनेपन के साथ के आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखेंगे। सिद्दीक़ सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।